नमस्कार सभी को। इवोल्यूशन की चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इवोल्यूशन और विकास, ये इवोल्यूशन शब्द सुनते ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वास्तव में बहुत बड़ी किसी शब्द पर चर्चा हो रही है। विकास किसे कहते हैं? सरल से जटिल की ओर रचना का बनना विकास कहलाता है। सूक्ष्म से दीर्घ की रचना का बनना विकास कहलाता है। सूक्ष्म से दीर्घ की रचना का बनना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। छोटे से बड़े की रचना का बनना विकास कहलाता है। यानी कि मतलब ये कहा जाए, सिर्फ सीधे एक इस बात से तात्पर्य निकलता है कि सरल से जटिल रचना का बनना ही विकास कहलाता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मतलब सीधे सीधे कह दिया जाए, लिख दिया जाए कि विकास अपने आप में एक बहुत अहम एवं शक्तिपूर्ण शब्द होता है। इवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही अहम एवं शक्तिपूर्ण शब्द है। लिखिए, इवोल्यूशन एक अपने आप में एक अहम व शक्तिपूर्ण शब्द है। जिसका तात्पर्य सूक्ष्म से जटिल सूक्ष्म से जटिल नहीं सूक्ष्म से जटिल ना लेते हुए सूक्ष्म से दीर्घ लें, बड़ा। सूक्ष्म से दीर्घ, सरल से जटिल आएगा। सरल से जटिल, छोटे से बड़े रचना का बनना विकास कहलाता है। बनना विकास बताइए। इवोल्यूशन अपने आप में एक अहम एवं शक्तिपूर्ण शब्द है। इवोल्यूशन सुनते ही हर किसी के मन में ये लगने लगता है कि अब हमारा विकास हो रहा है, अब हमारा विकास हो रहा है। तो विकास कैसे हो रहा है? विकास मुख्य रूप से कैसे हो रहा है कहलाता, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो विकास मुख्य रूप से सूक्ष्म से दीर्घ रचना का बनना विकास कहलाता है। छोटे से बड़ी रचना का बनना विकास कहलाता है। छोटे से बड़ी रचना का बनना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। एवं सरल से जटिल किसी रचना का बनना विकास कहलाता है। विकास अपने आप में मुख्य रूप से ऐसा होने वाला परिवर्तन है। विकास अपने आप में ऐसा होने वाला परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? क्रमिक रूप से परिवर्तन है। क्या? किस प्राणियों में होने वाला वह परिवर्तन जिनसे जटिल प्राणियों का विकास होता हो। क्या? प्राणियों में होने वाला वह परिवर्तन जिनसे जटिल प्राणियों का विकास होता है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। यानी सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो जीव उपस्थित थे वह मुख्य रूप से कौन से थे? सरल थे। वह जीव कौन से थे? सरल थे। धीरे धीरे मुख्य रूप से म्यूटेशन के द्वारा या अन्य प्रकार का किसी प्रकार का परिवर्तन होने के फलस्वरूप सरल से जटिल जीवों का मुख्य रूप से विकास हुआ।
सरल से जटिल जीव की रचना बनी, सरल से जटिल जीव की रचना बनी, और उसी जो रचना बनी उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया, विकास कह दिया। क्या कह दिया गया, विकास के नाम से मुख्य रूप से जाना गया। तो सबसे पहली बात तो ये। अब विकास के जो पिता हैं, इवोल्यूशन के फादर जो हैं, वो इवोल्यूशन के फादर कौन है, एम्फिडोक्लीस। तो ये विशेष इंपोर्टेंट चीजें है जो मैं बता रहा हूं, महत्वपूर्ण। इवोल्यूशन के फादर, इवोल्यूशन के फादर एम्फिडोक्लीज, ये आप रट लीजिए, ठीक है। इवोल्यूशन के फादर कौन थे, एम्फिडोक्लीज थे। अनेक्सिमेंडर क्या कहते थे, ये सुने। अनेक्सिमेंडर के अनुसार, वैज्ञानिक अनेक्सिमेंडर थे, वह कहते थे कि मुख्य रूप से कि इस पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह जल में हुई है। इस पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वह कहां पर हुई है, जल में हुई है। जल में सबसे पहले किस रूप में हुई थी, मतलब मैं दूसरी बात कह दूं कि जो मतलब अनेक्सिमेंडर कहते थे, सीधे उन्होंने एक शब्द कह दिया था कि मनुष्य की उत्पत्ति फिश के रूप में जल में हुई है। ये लिख देता हूं, मनुष्य की उत्पत्ति जल में फिश के रूप में हुई। यानी कि सीधे सीधे क्या कह दिया गया कि मुख्य रूप से ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि फिश इस पृथ्वी पर सबसे पहले आई। फिश के बाद मुख्य रूप से क्या आए होंगे, एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद मुख्य रूप से क्या आए होंगे, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से दो दिशाओं में विकास हुआ। पहला एवीज बन गया और दूसरा क्या बन गया, मैमल्स बन गया। और मैमल्स का ही ह्यूमन है, मैमल्स का ही क्या है, मुख्य रूप से ह्यूमन है। तो ये सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि फिश, फिश के बाद मुख्य रूप से क्या, एम्फीबिया बने, जो मुख्य रूप से पृथ्वी और जल दोनों पर, यानी थल और जल दोनों पर पाए जाते थे। उसके बाद रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से दो दिशाओं में चले गए। इधर ये जो गया, ये जो लिखा थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा हुआ, या फिर मैं थोड़ा इधर लिखे देता हूं, एविस और मैमल्स। और मैमल्स में क्या आता है, ह्यूमन, यानी मनुष्य। तो इस वजह से सीधे सीधे मुख्य रूप से लिख दिया गया, क्या लिख दिया कि मनुष्य की उत्पत्ति फिश के रूप में जल में सबसे पहले हुई थी। तो ये चीज मुख्य रूप से। थैल्स वैज्ञानिक क्या कहते थे, इनकी बात भी जरा सुन लें। ये कहते थे कि सभी प्रकार के जीवन का विकास, सभी प्रकार के जीवन का विकास, वो आ गया शब्द क्या, का विकास समुद्री जल में हुआ है। का विकास समुद्री जल में हुआ। देखिए विकास अपने आप में अहमपूर्ण शब्द है। विकास जैसे मैं बोलता हूं तो मेरे मतलब मुंह पर खुशी आने लगती है, देखते हैं कि नहीं आप लोग। सभी प्रकार के जीवन का विकास समुद्री जल में हुआ। तो ये भी मतलब ये कह रहे हैं कि वास्तव में मुख्य रूप से जीवन सबसे पहले पृथ्वी पर जल में आया था। जीवन सबसे पहले पृथ्वी पर जल में आया था। लेकिन वही कैसे मान लें भाई, आपको कोई चीज कह दे कि ये घटना घटित हो गई है, जब तक आपको उसके साक्ष्य ना मिल जाए तो क्या आप मानेंगे, बिल्कुल नहीं भैया। आप मान जाए तो मान जाए कदापि, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा।
क्यों? क्योंकि साइंस ये कहता है कि बोलने से काम नहीं चलता है, कि मुख्य रूप से उसके साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एविडेंस मुख्य रूप से होना चाहिए। तो ये जो एविडेंस दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर, वो निम्न प्रकार के थे। तो सबसे पहले मैं आपको एविडेंस एविडेंस लिख दूंगा, फिर एक एक एविडेंस के बारे में डिटेल में विस्तृत रूप से आप और हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए, तो एविडेंस फ्रॉम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, तो ये चीजें मुख्य रूप से आपको देखनी है। ये आपको रटना है, ये ध्यान में रखना है, ये रटना है, ये क्या कहते थे, ये रटना है, ये क्या कहते थे। ठीक है? तो अब सबसे पहली बात है कि एविडेंस वैज्ञानिकों ने कौन कौन से दिए थे। तो ये देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मुख्य रूप से लिख दे रहा हूं, और फिर उसके बाद चलेंगे। नंबर 1, वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण। तो इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा? एविडेंस फ्रॉम, यहां से आप लिखता हूं जिससे आ जाएगा, क्लासिफिकेशन। एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आनुवांशिकी से प्राप्त प्रमाण। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। फिर थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? जेनेटिक्स को यहां ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है? थर्ड नंबर देखें आप लोग, सीरम से प्राप्त। सीरम जानते हैं? प्लाज्मा जैसा ही रूप होता है, लेकिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, या प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है? सीरम से प्राप्त प्रमाण। तो एविडेंस फ्रॉम सीरम, थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर आप देखें, जैव रसायन से, इसको मैं डाल दूंगा, इसका कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, बोलेंगे स्क्रीनशॉट, जैव रसायन से प्राप्त प्रमाण। तो देखिए, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। तो ये ब्रैकेट यहां क्लोज कर दीजिए। पांचवा नंबर देखिए क्या लिखा जाएगा? पूर्वजता से प्राप्त प्रमाण। एविडेंस फ्रॉम एटाविज्म। एविडेंस फ्रॉम एटाविज्म हो गया। क्लियर? 5 हो गए।
छठवां देखिए, भौगोलिकी से प्राप्त प्रमाण। तो इसको क्या कहेंगे, अभी तो दिखाई दे रहा है ना, एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफी जियोग्राफिकल। ठीक है, फिर एविडेंस मतलब आपके, एक मैं लिख देता हूं, सामूहिक रूप से तुलनात्मकता से प्राप्त प्रमाण। तो उसका मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, समझातता कौमा, बहुत महत्वपूर्ण है, समव्रतता व अवशेषी अंगों से प्राप्त प्रमाण। इसको थोड़ा सा अलग कर दूं नहीं तो, ठीक है, ये तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, एविडेंस फ्रॉम होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या, एविडेंस फ्रॉम होमोलॉगी, एनालॉगी एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इससे प्राप्त प्रमाण। फिर इसके बाद क्या आते हैं आपका, ये छठवें नंबर का हो गया। सातवें नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है, जीवाश्म से प्राप्त प्रमाण। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, इंग्लिश में लिख लीजिए, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। फिर आठवें नंबर पर आता है भ्रूणिकी से प्राप्त प्रमाण। तो इंग्लिश में लिखिए, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या बताना है, इनके प्रमाण। वैज्ञानिकों ने समय समय पर मुख्य रूप से, और भी एक आध प्रमाण आएगा तो मैं बीच में बता दूंगा, जैसे कि मुख्य रूप से आपके हृदय की संरचना में समानता से प्राप्त प्रमाण, हृदय की संरचना में समानता से प्राप्त प्रमाण, तो ये भी मुख्य रूप से आपको बताए जाएंगे। तो एक एक करके आप और हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको यहां तक 6 नंबर तक एक साथ बताऊंगा, फिर इसके लिए अलग क्लास ली जाएगी, 7 नंबर के लिए अलग क्लास ली जाएगी। विशेष तौर पर मुख्य रूप से ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 6 था, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, और ये 9 नंबर है। बहुत प्रमाण वैज्ञानिकों ने दे दिए, सारे प्रमाणों पर अपन चर्चा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो 6 नंबर तक मैं मुख्य रूप से एक साथ ले लूंगा, और उसके बाद 7, 8, 9 नंबर अलग अलग क्लास में मुख्य रूप से ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो, लेना नहीं चाहें ले लीजिए, मिस्टर फोटो भी खींच लीजिए, खींचो चलो जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आपका वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण। आपने क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही है, क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा कि मुख्य रूप से जंतुओं के, विभिन्न जीवों के लक्षणों को पहचान कर एक विशेष समूह में रखना वर्गीकी कहलाता है। क्या, किसी जीवों के लक्षणों को पहचान लिया जाए और उसको एक विशेष वर्ग में रख दिया जाए, तो उसी को क्या कह देते, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ी यूनिट किंगडम होती है, फिर फाइलम होती है, उसके बाद क्लास आता है, उसके बाद ऑर्डर आता है, उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद जीनस आता है, और उसके बाद स्पीसीज आती है। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो स्पीसीज होती है। यदि आप और हम लोग वर्गीकरण से तुलनात्मक अध्ययन करें
वर्गीकरण में मुख्य रूप से देखें कि निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, क्या, चलिए इसको मिटा दूं पहले। देखिए यहां तक मैं नहीं मिटा लूंगा, ये मैं मिटा ले देता हूं, ठीक है ना। देखिए ये मैंने आपको मिटा रहा हूं ऊपर वाला पोर्शन, तो एक एक करके यही मैं मतलब स्टार्ट करूंगा। देखिए तो सबसे पहला कौन सा, वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण, फर्स्ट नंबर आपको डालिए। अब मैं यहां दोनों लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, जो लैंग्वेज हाथ लिख गई, वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण, निम्न श्रेणी के संघ, जो निम्न श्रेणी के संघ के जीवों से उच्च श्रेणी के संघ के जीवों में क्रमिक विकास हुआ है। मतलब सीधे सीधे जो निम्न कैटेगरीज, मतलब लोअर कैटेगरी जिनको कहा जाता है, निम्न श्रेणी के संघ के जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों, निम्न श्रेणी के संघ के जीवों से उच्च श्रेणी के संघ यानी फाइलम, संघ के जीवों का क्रमिक विकास देखने को मिलता है। सीधे सीधे मतलब देख लीजिए आप, मैं कहीं भी आपकी मतलब, लेकिन जो आपने देखे हैं ऐसे जीवों की मैं चर्चा कर लेता हूं कि आप सबसे पहले तो ये देखें इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से कौन से जीव आए। सबसे पहले इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से जो जीवों की मैं बात कर रहा हूं वह पॉलीफेरा से स्टार्टिंग हुई थी। पॉलीफेरा सबसे पहले आया, फिर सीलेंट्रेटा आया, क्या आया, सीलेंट्रेटा आया, प्लेटीहेलमिन्थेस आया, आपके निमेटोडा आया, फिर एनिलिडा आया, मोलस्का आया, देन इकाइनोडर्मेटा आया। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा संघ था, यानी कि मतलब ये कहा जाए इस पृथ्वी पर सबसे पहले नॉन कॉर्डेट एनिमल पाए जाते थे, यानी कि जिसमें कि ये वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता है, कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है, कशेरुदंड नहीं पाया जाता, वह मुख्य रूप से जीव इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद मुख्य रूप से कशेरुकदंड वाले जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, यानी वर्टिबल कॉलम जिनमें पाया जाता था, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते थे, वह मुख्य रूप से पाया जाता था। तो इससे सिद्ध ये होता है कि कशेरुकदंड या वर्टिबल कॉलम के आधार पर जीवों को इस पृथ्वी पर दो भागों में बांट दिया गया था, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, या इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से आपको तुलनात्मक अध्ययन करके मैं बता दूं, कॉर्डेट्स एनिमल्स में, किसमें बता देता हूं, कॉर्डेट एनिमल्स में मुख्य रूप से मैं तुलनात्मक अध्ययन करके बता देता हूं। कॉर्डेट एनिमल के विभिन्न वर्गों की स्टडी कर लें, फिशिस से देखें तो फिशिस से लेकर मुख्य रूप से आपके मैमल्स तक चले जाएं तो मुख्य रूप से बहुत सारे लक्षणों में भिन्नता धीरे 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 बढ़ती चली गई। क्या, बहुत सारे लक्षणों में, कैरेक्टर में मुख्य रूप से इनमें भिन्नता बढ़ती चली गई भाई। लेकिन कशेरुकदंड का पाए जाना मुख्य रूप से यह सिद्ध करता है, वर्टिबल कॉलम का पाए जाना यह सिद्ध करता है कि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से स्तनधारी का कनेक्शन कहीं ना कहीं मुख्य रूप से मछलियों से है, फिश से है। तो इसी वजह से आपको ध्यान होगा अनेक्सिमेंडर साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि मनुष्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से फिश के रूप में जल में सबसे पहले हुई थी। तो ये आपका क्या होता है कि वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण, यानी कि ये मछली सबसे निम्न श्रेणी की थी, वर्ग की थी। क्लासिफिकेशन में मैंने यहां संघ लिखा है, लेकिन ये जो फिशिस जो वर्ग है वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत आता है। क्लास फिशिस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एबिस एंड क्लास मैमल्स,
इन पांचों वर्गों में देखते तो क्रमिक रूप से विकास देखने को मिलता है। जैसे मैं अभी समझा देता हूं कि आप हर्ट की तुलना करें तो हर्ट मुख्य रूप से फिशेज में 2 होते हैं, एम्फीबियंस में 3 आ जाते हैं, फिर इसके बाद मुख्य रूप से रेप्टाइल्स के जीवों में 3.5 था, लेकिन कार्यात्मक रूप से देखते हैं वो 3 ही जैसे होते हैं तो 3। लेकिन यही मुख्य रूप से क्रोकोडाइल्स को देख लें तो क्रोकोडाइल्स में मुख्य रूप से 4 थे, एबीज में आ जाओ तो एबीज में 4 थे और मैमल्स में मुख्य रूप से 4 थे। तो यानी कि ये तुलनात्मक अध्ययन किया यहाँ, तो क्या पाया कि मुख्य रूप से निश्चित तौर पर मुख्य रूप से ऐसा तो है नहीं कि पहले 4 थे फिर धीरे धीरे कम होते हुए 2 पहुंच गए हो। तो ये मतलब ये सिद्ध करता है क्लासिफिकेशन के जो मतलब कोऑर्डिनेट के जो क्लास हैं वो है प्रूफ करते हैं कि विकास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से इवोल्यूशन हुआ होगा। तो ये मुख्य रूप से सबसे पहला प्रमाण आपका कौन सा होता है, वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण। तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलिए। चलिए देखिए सेकंड आता है आनुवांशिकी से प्राप्त प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। तो लिख दूं मैं यहां, एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। तो देखिए एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है, कैरियोटाइप एक जातीय लक्षण होता है, कैरियोटाइप एक विशेष स्पीसीज कैरेक्टर होता है। तो मैं लिख रहा हूं एक जातीय लक्षण होता है। तो अब सबसे पहले तो आपको कैरियोटाइप का जानना है। तो कैरियोटाइप मुख्य रूप से कैरियोटाइप का से तात्पर्य होता है कि यह एक प्रकार का टेस्ट मान के चलिए कि इसके माध्यम से आप और हम कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या, क्या क्रोमोसोम की संख्या, आकार के बारे में पता करते हैं। यानी आपको मतलब सीधी सीधी पीछे में पढ़ा के आया, बता के आया कि सबसे जो साइज में बड़े होंगे क्रोमोसोम वो ऊपर, फिर उससे छोटे उससे नीचे, उससे छोटे उससे नीचे, ये मुख्य रूप से होता है। एक तो ये चीज कैरियोटाइप के माध्यम से पता चलता है। फिर उनके आकार के बारे में पता चल जाता है, क्या क्रोमोसोम्स का आकार किस प्रकार का, उनके बारे में कैरियोटाइप्स के माध्यम से पता चल जाता है। एवं संख्या का पता चलता है कि मुख्य रूप से क्या है। तो यदि इस कैरियोटाइप की अपन तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न जाति के जीवों को, एक जाति के जीव की नहीं, मानव की लगे हो तुम भैया इंटेलिजेंट तो हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेलिजेंट तो तुम बहुत हो चुके हो। नहीं पता चले कि सर ने कहा था कि कैरियोटाइप के किसी एक जाति की अध्ययन कर लें। भाई कैरियोटाइप का मतलब है कि एक जाति लक्षण, मतलब किसी एक जाति के लिए एक कैरियोटाइप स्पेशल है। यानी मानव की बात कर लें तो मानव के लिए मुख्य रूप से एक जैसा ही कैरियोटाइप हर किसी में पाया जाएगा। क्लियर। डॉग की बात करें तो डॉग में कैरियोटाइप एक जैसा होगा, प्लांट्स में किसी में कैरियोटाइप जो होगा वो एक जैसा होगा। यानी कि उनकी जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो साइज का पता चल जाता है, शेप का पता चल जाता है, देन नंबर का पता चल जाता है। यानी कि उसका आपने किसी सेल से पाए जाने वाले क्रोमोसोम का मूल्यांकन कर लिया, उसी को क्या कहा गया, कैरियोटाइप कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि कैरियोटाइप एक जातीय लक्षण होता है, यानी एक जाति में सभी में एक जैसे होंगे, एक जाति में मुख्य रूप से एक जैसे होंगे। तो इसके माध्यम से आप और हम लोग ये जान सकते हैं कि विभिन्न जातियों के बीच कितना अंतर पाया जाता है, विभिन्न जातियों के बीच मुख्य रूप से कितना अंतर पाया जाता है। उतना ही अंतर पाया जाता है जितना कि मुख्य रूप से उनके क्रोमोसोम्स के बीच में, यानी कैरियोटाइप्स के बीच में मुख्य रूप से अंतर होगा। तो देखिए एक जातीय लक्षण होता है, इसके माध्यम से जातियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को पता, अंतर
का मूल्यांकन करते हैं, अतः इससे भी क्रमिक विकास का पता चलता है। अतः इससे भी क्रमिक विकास चलता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, क्या एग्जाम्पल दे देता हूं, तो देखिए ह्यूमन यानी मानव में 46 क्रोमोसोम हैं, एपीज में मतलब कपी में 48 क्रोमोसोम हैं, और मंकी में 42 क्रोमोसोम्स हैं। अब मैं ये कहता हूं, प्रश्न आपसे करता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा भैया, मुझे नहीं आता है, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं कि ह्यूमन किसके अधिक नजदीक होगा, ह्यूमन किसके अधिक नजदीक होगा। तो स्वाभाविक है कि ये संख्या और इस संख्या में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। कितने का? 2 का डिफरेंस है। और ह्यूमन और मंकी में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो ये कहा जाता है कि ह्यूमन एपीस के अधिक नजदीक होंगे, ह्यूमन एपीस के अधिक नजदीक होंगे, अर्थात ये बताया जाता है कि ह्यूमन का विकास एपीस से ही हुआ होगा। तो यह प्रमाण भी मुख्य रूप से ये प्रमाणित करता है कि वास्तविक तौर पर विकास सरल से जटिल की ओर मुख्य रूप से हुआ है, या सूक्ष्म से दीर्घ की ओर विकास हुआ होगा। तो ये मुख्य रूप से आपका आता है। तो कौन सा पॉइंट हो गया? देखिए अब मैं धीरे धीरे यहां से आ रहा हूं कि ये देखिए ये मिटलता जा रहा है, एक एक करके मिटलता चलेगा, ऊपर से बढ़ता चलेगा। थर्ड पॉइंट यहां है, तो इसको पूरे को अपन ले लेते मिटाने में। ठीक है, तो ये देखिए अब चर्चा करते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो ये देखिए कौन सा पॉइंट लिखा है, सीरम से प्राप्त प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम सीरम। सबसे पहले तो आपको सीरम के बारे में आना चाहिए। सीरम क्या होता है कि जब ब्लड क्लोटिंग के बाद येलो कलर का एक पार्ट दिखाई देता है, वह विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन वाला पार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ब्लड क्लोट हो जाता है और उसको हटा दिया जाता है गोली के रूप में, उसके बाद मुख्य रूप से एक तरल पदार्थ निकलता है लाइट येलो कलर का, ये विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो स्वाभाविक है इसी को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। यानी कि ये भी पार्ट एक लिक्विड है और प्लाज्मा भी एक लिक्विड होता है, प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाई जाती है। विशेष तौर पर ये ब्लड क्लोटिंग वाली जो प्रोटीन फाइब्रिनोजेंस वगैरह नहीं पाई जाती। तो इस सीरम की स्टडी करें, दो जीवों के सीरम की स्टडी करें, फिर या दो जाति के जीवों की सीरम की स्टडी करें, तो उस स्टडी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? यानी कि स्टडी ऑफ सीरम आर कॉल्ड सेरोलॉजी, आर कॉल्ड सेरोलॉजी। तो मुख्य रूप से आपका थर्ड पॉइंट पहले मैं लिख दूं, एविडेंस फ्रॉम सीरम। तो भाई सीरम तो क्लियर हो गया कि क्या होता है कि ब्लड क्लोट के बाद जो येलो कलर ब्लड क्लोट हो जाता है, उसके बाद मुख्य रूप से जो येलो कलर का पार्ट होता है उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। ये तो आपको पता चल गया। और सीरम की स्टडी को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। क्या लिख लीजिए, लिखते चलिए। देखिए मैं बहुत सी चीजें नहीं लिख रहा हूं कि अच्छा नहीं है कि मतलब आप हर चीज में ब्लैक बोर्ड पे लिखो, एक तो मतलब पेन बहुत ज्यादा खर्च होता है, स्याही कोई तो वो तो कर नहीं रहे हो, ठीक है, और दूसरा हाथों में दर्द होने लगता है बार बार लिखते लिखते। तो स्वाभाविक है मुख्य रूप से कि सीरम की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी कहते हैं। तो रक्त में जो उपस्थित कोलोइडल है, रक्त का जो उपस्थित कोलोइडल पार्ट है, वही मुख्य रूप से एक तरीके से क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? जो सीरम कहलाता है, जो विकासात्मक रूप से जितना नजदीक होगा, लिख दो, जो जीव विकासात्मक रूप से जितना नजदीक होगा, जितना दिखाई दे रहा है अभी तो, नजदीक
होगा, उसके सीरम की रासायनिक संरचना उतनी ही समान होगी और उस और उन उसकी जगह उन जीवों के सीरम के बीच उतनी ही गहरी क्रिया या प्रीसिपिटेशन, मतलब ये एक टेस्ट है, गहरी क्रिया या प्रीसिपिटेशन होगा। देखिए, तो स्वाभाविक है, मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि सीरम एक जाति के जीवों का सीरम एक जैसा होगा, उनका रासायनिक जो संरचनात्मक संगठन है वो एक होगा। क्या दो जाति के सीरम को लोगे तो उनके सीरम की संरचना रासायनिक संगठन मुख्य रूप से अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये प्रमाण भी प्रमाणित करता है कि मुख्य रूप से कि विकास क्रम से हुआ है, विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है, सूक्ष्म से दीर्घ की ओर हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, कुत्ते एवं भेड़िए के सीरम को यदि स्टडी करते हैं, कुत्ते एवं भेड़िए के सीरम को स्टडी करते हैं तो मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलता है कि इनका जो सीरम होगा कंपैरेटिव टू अदर बिल्कुल सेम होगा। पहली चीज ये, यदि कुत्ते एवं दूसरे किसी जीव खरगोश को ले लें तो उनका मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं तो उनके सीरम में काफी भिन्नता होगी। भाई काफी भिन्नता होगी। तो ये क्या सिद्ध किया जाता है कि वास्तव में मुख्य रूप से कुत्ता खरगोश से बहुत अधिक दूरी पर है, खरगोश से बहुत अधिक दूरी पर है। इस वजह से उनके सीरम के बीच प्रिसिपिटेशन उतना गहरा नहीं होगा। उनके सीरम को मिलाया जाएगा तो मुख्य रूप से सही ढंग से क्रिया नहीं करेगा, गहरी क्रिया नहीं करेगा। कुत्ते और लोमड़ी यानी डॉग एंड फॉक्स का मुख्य रूप से बहुत गहरी क्रिया हुई, बोथ आर सिमिलर कैरेक्टर, मतलब इनके मुख्य रूप से सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर मुख्य रूप से कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। जबकि खरगोश कहाँ है? हर्बीवोरा से बहुत अलग है। या खरगोश कैसा? बहुत अलग है। यहीं आप देख लीजिए, अभी मैंने आपका जैसे एक आपको ध्यान होगा ऊपर लिखा हुआ जेनेटिक्स में मुख्य रूप से जैसे बताया था कि 46, 48 और 42, तो अब इन्हीं के सीरम को लेकर आप क्रिया करा दें तो मानव के सीरम की क्रिया कपी से एपीस से अच्छी होगी कि आप इन दोनों के सीरम को आपस में मुख्य रूप से टेस्ट कराया, गहरी क्रिया कराई जाए तो इन बंदर की अपेक्षा मुख्य रूप से इनके सीरम की क्रिया बहुत अच्छी ढंग से होगी। तो ये प्रमाण भी ये सिद्ध करता है कि वास्तव में मुख्य रूप से मानव के विकास में एपीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि एपीज से ही मुख्य रूप से विकास हुआ है, यानी अपने जो पूर्वज एपीज के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका क्या हुआ? एविडेंस फ्रॉम सीरम। अब देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका मिटाना पड़ेगा पूरा। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो ले ही चुके, ये नीचे वाला पोर्शन मिटाना है क्योंकि वो जम नहीं पा रहा है। अब कहां तक देखिए, तो स्वाभाविक है कि 4th नंबर का तो आप देख ही चुके थे कि मिटाने से पहले कि क्या लिखा हुआ था। एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। देखिए, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, क्या बायोकेमिस्ट्री का तुलनात्मक अध्ययन करें, यानी कि मतलब आप कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स को देखें। कॉर्डेट की मसल्स में मुख्य रूप से फॉस्फोक्रेटिन पाया जाता है।
फॉस्फोक्रिएटिन पाया जाता है किसमें? कॉर्डेट की मसल्स में फॉस्फो यही लिख जाएगा क्या? क्रिएटिन तथा नॉन कॉर्डेट की मसल्स, हाँ इसको थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, फॉस्फोक्रिएटिन को आप और हम लोग ब्रैकेट में पीसी के नाम से जानेंगे। अब ये ध्यान रखना, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? तो पीसी के नाम से जानते हैं। और नॉन कॉर्डेट की मसल्स में फॉस्फो ऑर्बिजिन क्या पाया जाता है? फॉस्फो ऑर्बिजिन पाया जाता है। इसको शॉर्ट में लिख दें पीए। इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? पीए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब इसको पीसी फॉस्फो और सी का मतलब पीसी क्रिएटिन, तो ऐसे ही मुख्य रूप से इसका यहां क्या लिख दिया? फॉस्फो ऑर्बिजिन। क्या लिख दिया? फॉस्फो ऑर्बिजिन लिख दिया, पीए। तो ये पाया जाता है नॉन कॉर्डेट की मसल्स में, फॉस्फो ऑर्बिजिन पाया। जबकि बेलेनोग्लोसस एक एनिमल है जो किसका है? हेमिकॉर्डेटा फाइलम का है। हेमिकॉर्डेटा जबकि बेलेनोग्लोसस में पीसी व पीए दोनों पाए जाते हैं। क्या सिद्ध हुआ इससे? यानी कि बेलेनोग्लोसस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से कि इसमें दोनों का पाए जाना, इसमें दोनों का पाए जाना ये सिद्ध करता है कि मुख्य रूप से ये इन दोनों के बीच की, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और ये आपको पता है कि नॉन कॉर्डेट सिंपल एनिमल हैं, इनकी सिंपल स्ट्रक्चर होती है, और कॉर्डेट कॉम्प्लेक्स एनिमल है, इनकी जटिल स्ट्रक्चर होती है। तो इस वजह से क्या कहा गया कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से नॉन कॉर्डेट से ही कॉर्डेट का इवोल्यूशन हुआ होगा। तो ये भी मुख्य रूप से ये प्रूफ करता है। ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डालता हूं अगला जो भी आता है। चलिए देखिए, अब ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। अब आता है 5th नंबर, evidence from क्या ले लू, क्या बात था? एटाविज्म। एटाविज्म यानी पूर्वजता। क्या तात्पर्य है इस पूर्वजता से? वर्तमान जाति के जीव में कोई ऐसा लक्षण प्रकट हो जाए जो उसके पूर्वजों के निम्न श्रेणी जीव में पाया जाता था। यानी कि पूर्वजों में पाए जाने वाला लक्षण आज अचानक किसी जाति के जीव में मुख्य रूप से व्यक्त हो जाए जो उसके स्वयं का लक्षण नहीं था। क्या स्वयं का लक्षण नहीं था, वह अचानक मुख्य रूप से प्रकट हो जाए, और वह भी कौन सा ऐसा लक्षण जो उसके पूर्वजों में रहा हो।
वो उसके पूर्वजों में रहा हो, तो उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एटाविज्म या मुख्य रूप से पूर्वजता के नाम से जाना जाता है। एटाविज्म या पूर्वजता के नाम से जाना जाता है। देखिए तो क्या लिखते हैं? ऐसे लक्षण जो उसकी वर्तमान जाति का ना हो और अचानक प्रकट हो जाए, वह लक्षण उसके पूर्वज में पाया जाता था। तो मैंने क्लियर शॉर्ट में लिख दिया, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिखने के मूड में था, तो शॉर्ट में लिख दिया। क्या लिख दिया? कि ऐसे लक्षण जो किसी वर्तमान जाति का ना होकर और प्रकट हो जाए उसमें, वह लक्षण उसके पूर्वज में पाया जाता था, वह लक्षण उसके पूर्वज में पाया जाता था, वो आज प्रकट हो जाए अचानक, तो मुख्य रूप से उसको क्या कहा जाता है? एटाविज्म या मुख्य रूप से पूर्वजता कहा जाता है। जैसे ले लीजिए, मैं मानव के ही उदाहरण दे देता हूं। क्या एग्जाम्पल में मानव के ही दे देता हूं। देखिए मानव का कौन सा एग्जाम्पल दे दूं? नवजात बच्चे में छोटी पूंछ का पाया जाना, विशेष तौर पर कभी कभार मुख्य रूप से ये विशेष ध्यान रखना। एक ये लक्षण भी दे सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं, सामान्य तौर पर मुख्य रूप से चेस्ट पर 2 मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये आपको पता है, 2 मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। यदि कभी कभार 2 के स्थान पर 4 मेमोरी ग्लैंड आ जाएं, तो यानी कि 2 उनके पूर्वजों में यानी कि 4 पाई जाती थी, तो मुख्य रूप से यह सिद्ध करता है कि ये भी एटाविज्म या पूर्वजता के अंतर्गत आता है। तीसरा मुख्य रूप से बता सकते हैं कि ईयर पिन्ना की मसल्स का डेवलप होना। आप और हम लोग देखते हैं कि आप और हम लोग ये बाह्य कर्ण को, एक्सटर्नल ईयर को हिला डुला नहीं सकते हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वह हिला डुला सकते थे। तो स्वाभाविक है, ये कहा जाता है कि कभी कभार कर्ण पेशियों का आंशिक रूप से विकसित होना। ये मैं लिखे देता हूं। क्या? कभी कभी कर्ण पेशियों का आंशिक रूप से विकसित होना, जिसमें ये विकसित होंगी, तो मुख्य रूप से क्या होता है? वह अपने कानों को थोड़ा बहुत हिला डुला सकता है। क्या वह अपने कानों को मुख्य रूप से क्या कर सकता है? वह हिला डुला सकता है। और तीसरा मैंने आपको बताया ही, मेमोरी ग्लैंड का कैरेक्टर। मेमोरी ग्लैंड सामान्य तौर पर कितनी होती है? 2 होती है। अब कभी कभार मुख्य रूप से ये इस प्रकार से, और कभी कभार मुख्य रूप से 2 के स्थान पर वहीं नीचे मुख्य रूप से 2 और बन जाए, तो इस चीज को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एटाविज्म या पूर्वजता कहा जाता है। तो यह भी मुख्य रूप से ये व्यक्त करते हैं कि मुख्य रूप से हमारे पूर्वज कौन थे और उनसे मुख्य रूप से आप और हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये मतलब आपका क्या विकास के कुछ प्रमाण थे। अब मतलब 6वें नंबर पर प्रमाण ले लेते हैं। हृदय की
संरचना में समानता से प्राप्त प्रमाण। भाई हृदय की संरचना भी, जैसे कि मैंने इसी में बताया था कि हृदय की संरचना को देखें, मतलब चैम्बर के रूप में देख लें, तो मुख्य रूप से क्या पाते हैं कि ह्यूमन और बर्ड्स में, ह्यूमन क्या मैं लूं, मैमल्स की मैं बात करता हूं, मैमल्स क्लास को लेकर चल रहा हूं क्योंकि उसमें भी मैमल्स एंड एवीज, मैमल्स एंड एवीज में 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितने? 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब स्वाभाविक है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो मुख्य रूप से पीछे जाए जरा, यानी इनसे सरल जीवों पर तुलना करें तो आप ये देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स हैं, यहां 4 चैम्बर हार्ट था मैमल्स में कितना था? 4 चैम्बर हार्ट था। तो इधर आए रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। बेसिकली क्या है, रेप्टाइल्स में बताया जाता है 3.5 चैम्बर हार्ट होता है। 3, इसकी यदि क्रोकोडाइल की चर्चा करें, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये विशेष ध्यान रखें। तो 3.5 चैम्बर, क्योंकि वेंट्रिकल का आंशिक रूप से डिवाइडेशन हो जाता था। यहाँ रेप्टाइल्स के जीवों में वेंट्रिकल जो पार्ट होता है उसका मुख्य रूप से क्या हो जाता था, जो आईवीएम पार्ट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो वाला पार्ट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो पार्ट है बीच में पाए जाने वाली डिवाइडेशन लाइन, तो वो आधी बन जाती थी। यहाँ 3 होता था। यहाँ आप चर्चा करें कौन से आ गया, फिशरीज क्लास आ गया, तो फिशरीज में मुख्य रूप से 2 चैम्बर हार्ट मिलता है। कितना? 2 चैम्बर हार्ट मिलता है। तो क्या सिद्ध हो रहा है इससे, यानी कि सबसे पहले फिशिस थे, फिशिस से मुख्य रूप से एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ, फिशिस से एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ, और एम्फीबिया से रेप्टाइल्स का हुआ। और अभी मैं शुरुआत में बता के आया था, और एम्फीबिया से रेप्टाइल्स 2 दिशाओं में मुख्य रूप से चली गई। एक दिशा में इसने मुख्य रूप से क्या बनाया, एवीज बनाया, इससे क्या काय का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन एवीज का, और दूसरा मुख्य रूप से किसका इवोल्यूशन हुआ था, मैमल्स का। तो ये मुख्य रूप से ये प्रूफ करता है कि जो इवोल्यूशन चला वो इवोल्यूशन सीक्वेंसली मुख्य रूप से चला। क्या इवोल्यूशन मुख्य रूप से सीक्वेंसली चला? तो ये हृदय की संरचना में समानता से प्राप्त प्रमाण भी ये व्यक्त करते हैं कि सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन हुआ था। पहली बात तो ये। अब आता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, मिटाल दो तो। चलिए लास्ट एविडेंस मैं बताने जा रहा हूं, और जो शेष एविडेंस थे उनको मैं अलग अलग रूप में लूंगा, ठीक है ना, अलग अलग क्लास में आपको बताऊंगा। तो 6वें नंबर का जो है, 7वें नंबर का एविडेंस मैं बताने जा रहा हूं, भौगोलिकी वितरण से प्राप्त प्रमाण। कि सिर्फ इतना ही लिख देता हूं, से प्राप्त प्रमाण। भौगोलिकी वितरण से प्राप्त प्रमाण का क्या तात्पर्य है? भौगोलिकी वितरण से प्राप्त प्रमाण का क्या तात्पर्य है कि सीधे सीधे यह वितरण भी जैव विकास को व्यक्त करता है। इसके द्वारा भी जैव विकास के प्रमाण मुख्य रूप से देखने को वैज्ञानिकों को मिले हैं। अलग अलग प्रदेशों में एक ही जीव पाए जाते हैं। अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में, जैसे ये अलग और ये अलग जलवायु वाले हैं, और यहां एक ही प्रकार के जीवों का पाया जाना, एक ही प्रकार के जीवों का पाया जाना भी मुख्य रूप से यह सिद्ध करता है कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से विकास कैसे हुआ, सरल से जटिल की ओर विकास हुआ।
जब मुख्य रूप से समान जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों में, समान जिस स्थान पर जलवायु समान है लेकिन मुख्य रूप से वहां अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या? समान जलवायु। देखिए ये मैंने क्या बताया था, सीधे सीधे भौगोलिक रूप से अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में एक ही जीव का पाया जाना, एक ही जीव का पाया जाना, ये अलग अलग हैं जलवायु वाले। अब मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर मुख्य रूप से समान जलवायु है, ऐसे क्षेत्र जहां समान जलवायु है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। समान जलवायु वाले, जैसे ये एक समान जलवायु वाला क्षेत्र है, समान जलवायु वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के जाति के जीवों का पाया जाना, अलग अलग प्रकार के जीवों, जाति नहीं लिखा, जीवों का पाया जाना भी मुख्य रूप से जैव विकास को प्रमाणित करता है। एग्जाम्पल कौन से दे सकते हैं आप? जैसे शेर व हाथी, शेर व हाथी सिर्फ भारत व अफ्रीका में ही मिलते हैं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल दे सकती हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकती हो? कंगारू। क्या? कंगारू तथा प्लेटिपस, कंगारू तथा प्लेटिपस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और कौन सा एग्जांपल दे दूं? लंग्स फिशेज, लंग्स फिशेज के 3 जीनस हैं। कितने जीनस हैं? 3 जीनस हैं मुख्य रूप से। लंग फिशेज के कितने जीनस हैं? 3 जीनस है। कौन कौन से? प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस जो जीनस है मुख्य रूप से लंग फिशेज का, वह अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अफ्रीका में मुख्य रूप से पाया जाता है। नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए एक लंग फिशेज है, ये लंग फिशेज हैं, इनके मुख्य रूप से नियोसिरेटोडस कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। प्रोटोप्टेरस कहां पाया जाता है? अफ्रीका में। और एक है लेपिडोप्टेरस। कौन सा है? लेपिडोप्टेरस। ये कहां पाया जाता है? अमेरिका में। कहां पाया जाता है? अमेरिका में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से आप और हम लोग ये देख सक रहे हैं कि जैव विकास मुख्य रूप से जब भौगोलिक रूप से अलग अलग प्रदेश है, जलवायु रूप से अलग अलग प्रदेश है, तो वहां मुख्य रूप से एक ही पाए जाते हैं। हाथी और शेर मुख्य रूप से सिर्फ भारत व अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये क्लियर। और दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कि लंग फिशेज जो हैं, मुख्य रूप से लंग फिशेज एक ही जाति के लंग फिशेज, वंश 3 हैं लेकिन, तो ये मुख्य रूप से कहां? प्रोटोप्टेरस का वंश जो अफ्रीका में देखने को मिलता है। नियोसिरेटोडस वाला वंश कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। और लेपिडोप्टेरस वाला जो वंश है वह अमेरिका में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप और हम लोग भौगोलिक वितरण भी जैव विकास को प्रमाणित करता है, भौगोलिक वितरण भी जैव विकास को प्रमाणित करता है। तो ये मतलब आपको। अब इसके बाद जो जैव विकास के प्रमाण है, जैसे कनेक्टिंग लिंक है, आपका होमोलोगस एनालोगस वेस्टिजियल के द्वारा प्राप्त प्रमाण है, और आपका जीवाश्म से प्राप्त प्रमाण है,
इसके अलावा भ्रूणकी से प्राप्त प्रमाण है। ये जो 4-5 प्रमाण हैं उनको मैं अलग अलग क्लास के रूप में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।